ओके देन। तो कल हमने सबसे पहले क्या कहाँ पे छोड़ा था लेक्चर? कल हमने लेक्चर छोड़ा था रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होती थी कि करंट का फ्लो अगर इस साइड जा रहा है तो उसे रोकने वाली जो फोर्स होती है उसे हम क्या बोल देते थे? रेजिस्टेंस बोलते थे। रेजिस्टेंस हमने देखा था लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक और चीज़ होती थी, दैट वाज नेचर ऑफ द मटेरियल। उस नेचर ऑफ द मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है? अगर हम इसका फॉर्मूला चलो यहाँ से निकालते हैं फिर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो रेजिस्टिविटी होती क्या है? अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालता हूँ मुझे मिलेगा रॉ, ठीक है। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? कल हमने सब कुछ देखा था रॉ के साथ। तो उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा सिंबल होता है उसका। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला मिलेगा मुझे, रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने मान लो एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टर उठा लिया, उसका मैं लेंथ कर देता हूँ 1 मीटर, उसका एरिया कर देता हूँ 1 मीटर स्क्वायर। उससे मैंने वायर को लिया, वायर को काटा, किस हिसाब से काटा कि उसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी और जो उसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर था। तो मैंने यहाँ पे एरिया डाल दिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ डाल दी 1 मीटर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने एकदम से देखा कि जो मेरी रेजिस्टिविटी है किसके इक्वल होगी? रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो सिंपली रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? अगर मैं एक मीटर का कंडक्टर ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूँ, उसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी उसे हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं सिंपल, ठीक है। कोई डाउट इस चीज़ में? और अब हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, फिर यूनिट देखते हैं, दैट्स इट। अब इसकी यूनिट कैसी होगी? ये फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और आर का यूनिट क्या होता है? ओहम, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला की यूनिट निकाल ली है हमने, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट बनाऊँ क्या बनेगी फिर? ओहम मीटर, दैट्स इट। और हमने एक और यूनिट देखी थी रेजिस्टेंस की, दैट वाज वोल्ट पर एम्पियर मीटर, लेकिन हम मोस्टली क्या यूज करेंगे? ओहम मीटर, ठीक है। इसे एक बार देख लो अच्छे से, इसमें कोई डाउट है मुझे बताओ, फिर पॉज कर लो, और इसमें कोई डाउट आता है तो एक बार कमेंट्स वगैरह में डाल दो या फिर व्हाट्सएप कर दो। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं करंट डेंसिटी। बहुत इजी टॉपिक है। डेंसिटी क्या होती थी कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल मान लेते हैं हम, ये मेरा मटेरियल है, ये होता है, ये मटेरियल है मेरा 4 वॉल्यूम का, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं कि 4 वॉल्यूम का मटेरियल है। तो उसमें से एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट होता है वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो होती है मेरी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। सिमिलरली करंट डेंसिटी क्या होगी फिर, कि कितने एरिया के अंदर, मान लो कुछ यूनिट एरिया मेरे पास, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या होता है? ये चीज सिंपल, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर मुझे सेंटीमीटर गिवन है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मुझे अपना सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो गया, अगर किलोमीटर गिवन है तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। वो होता है यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है 1। तो एक यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज सिंपल कॉल्ड करंट डेंसिटी। कितने पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास होगा, डेंसिटी। एक यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज करंट डेंसिटी। उसे हम डिनोट करते हैं लेटर जे के साथ। आज के बाद जब भी जे लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? करंट डेंसिटी। और अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं, पर यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट निकला, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये भी क्या बन गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर, दैट्स इट, सिंपल। और हमने एक और फॉर्मूला देखा था, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। एक हमने और फॉर्मूला बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कल हमने, आई क्या होता था? क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। कुछ टाइम के अंदर कितना चार्ज निकला, दैट इज कॉल्ड करंट। तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, J इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो क्या डेफिनेशन बनेगी? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज
1 सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से निकला था, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड के अंदर 1 यूनिट एरिया में से निकला था, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक कंडीशन होनी चाहिए कि मान लेते हैं ये मेरा कंडक्टर है, तो जो चार्ज है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए कंडक्टर के। इधर से मेरा चार्ज आएगा इस साइड, इधर मेरा एरिया बैठा हुआ कंडक्टर का, ऐसे इसमें से फ्लो करना चार्जेस ने, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में ये वाले फॉर्मूलाज मेरे एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर बाय चांस वो परपेंडिकुलर नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, कि मेरा जो एरिया ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो एरिया कैसा है मेरा? ऐसा है कुछ, उसे मैंने ऐसे करके टिल्ट कर दिया एरिया को। तो फिर इसमें जब चार्ज जाएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, जब इसमें चार्ज जाएगा तो इसका एरिया तो ऐसा है, तो फिर ये मेरा ये थीटा एंगल बन जाएगा, ये चार्ज का, ये एरिया का सरफेस, तो ये थीटा एंगल बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर तो हुआ ही नहीं, तो एक थीटा एंगल पे चार्ज जा रहा है उसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम लेके आते हैं एरिया, ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो फिर हमारे सारे जहाँ जहाँ पे एरिया दिख रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। सिंपल। कोई डाउट इस चीज़ में तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन ए टी। लेकिन इसके अंदर मुझे क्या नहीं दिख रहा? कॉस थीटा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि थीटा मेरा था 90 डिग्री। मैंने क्या बताया? क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कॉस 90 क्या होता है? 1। इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखता क्योंकि वो 1 है। वैसे वो यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन मुझे दिखता नहीं बस। तो फिर अगर बाय चांस वो 90 डिग्री नहीं है एंगल मेरा, कुछ और एंगल पे है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, या फिर Q अपॉन ए टी कॉस थीटा। सिंपल। कोई डाउट इस चीज़ में तो मुझे व्हाट्सएप कर दिए या फिर कमेंट्स में बता दीजिए। उसके बाद तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, मुझे यहाँ से मिल जाएगा I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। क्लास 11th के अंदर हमने क्या किए थे? वेक्टर्स किए थे। वेक्टर्स में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता था, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो मैं इसे किस में लिख सकता हूँ? डॉट प्रोडक्ट के अंदर लिख सकता हूँ। बहुत इजी वेक्टर फॉर्म है इसकी। I इज इक्वल टू जे डॉट प्रोडक्ट ए, दैट्स इट। अगर मुझे वेक्टर्स दिए हुए हैं j का और a का, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा? उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। बहुत सिंपल है। फिर अगर हम इसकी यूनिट देखें, j इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई की एम्पियर, ए की मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। या फिर j इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, तो q की कूलम, a की मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई डाउट इस चीज़ में? एक बार पॉज करके देख लीजिए ज़रा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं, हमने चैप्टर 1 में, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होती थी? एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर गई, वो होती थी मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सिंपल था, एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर गई। और उसके लिए चैप्टर 1 में हमने देखा था, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जिसके अंदर ई होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए होता था छोटा एरिया। छोटे एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो वो बड़ा 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 पूरे एरिया का मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों साइड, तो ये छोटा करंट था, इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो टोटल करंट आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट एरिया, छोटा सा एरिया ले गया डी ए, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको? तो मैं सिमिलरली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो उसे हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही यहाँ पे करंट डेंसिटी है तो उसे हमने क्या बोल दिया? करंट फ्लक्स। बहुत इजी है, एक बार पॉज करिए, अच्छे से देख लीजिए सारा। इंपॉर्टेंट भी है, डेरिवेशन सारी आनी चाहिए। ठीक है।